Good morning, all of you. Chapter 3rd, Our Glorious Past. And today's piece number 44. Let's try 8. Get into pairs, discuss the following questions and share the answer with the class. First question, what were the two types of trades carried out in the Indus Valley Civilization and the Gupta Empire? टू टाइप्स के जो ट्रेडर्स हुए थे यानी ट्रेड्स थे हमारे जो उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन में और गुप्त एम्पायर साम्राज्य में, तो वो कहाँ तक लेके गए थे उसे, मतलब उन्होंने जो व्यापार किया था वो कहाँ तक सीमित था। तो इंटरनल भी था वो उनका और फॉरेन ट्रेड भी था। ओके, इंटरनल यानी आंतरिक होना, अंदर की तरफ होना, यानी अपने लोकल भी था उनका और विदेश में भी फैला हुआ था। Next, on the map of Asia, underline the names of the present day countries which had trade relations with the Indus Valley civilization. अब देखिए मैप में कुछ पिक्चर्स में आप देख पा रहे होंगे शायद, उसमें कुछ कंट्रीज के नेम दिए गए हैं। तो क्या वो कंट्रीज उस समय भी थी और अभी भी है क्या, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो विच हैड ट्रेड रिलेशन विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो यानी जिनका व्यापार संबंध था सिंधु घाटी सभ्यता से। तो वो प्रेजेंट डे कंट्रीज कौन कौन सी थी, तो वो प्रेजेंट डे कंट्रीज थी इराक, ईरान, ओमान एंड अफगानिस्तान, जो एट प्रेजेंट भी है वो अभी। तो उनसे भी हमारा क्या था, व्यापार होता था। तो इराक से भी था, ईरान से था, ओमान से था और अफगानिस्तान से था। नेक्स्ट, अब देख पा रहे हैं ना, अब यहाँ पे आपने अभी है ना अंडरलाइन की हुई है, तो ये सब आपके क्लियर हो ही गया। नेक्स्ट है हमारे ऑन द मैप ऑफ एशिया सर्कल द नेम्स ऑफ द प्रेजेंट डे कंट्रीज विच हैड ट्रेड रिलेशन विद द गुप्त एम्पायर। अभी हमने पिछले जो क्वेश्चन बी था उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की थी, अब हम गुप्त साम्राज्य की बात कर रहे हैं कि उसमें एशिया की जो पिक्चर्स बताई गई है उसमें आपको बताना है कि प्रेजेंट डे कंट्रीज कौन सी थी जिससे गुप्त साम्राज्य का भी संबंध था। तो वो कौन कौन सी थी, इंडोनेशिया थी, कंबोडिया थी एंड चाइना थी। ठीक है, इंडोनेशिया, कंबोडिया एंड चाइना, इन तीनों से हमारे क्या थे, गुप्त साम्राज्य के संबंध थे। तो उनके साथ में वो ट्रेड करते थे। ओके, नेक्स्ट लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। देखिए चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है लेकिन कुछ न्यू वर्ड्स हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सदर्न रीजन ऑफ इंडिया दैट इंक्लूड बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड द मालदीव्स। जो भारत के उपमहाद्वीप कौन कौन से हैं भारतीय, तो सदर्न रीजन्स में जो मतलब दक्षिणी जो क्षेत्र में आते हैं भारत के, उसमें शामिल है बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान भी है, श्रीलंका भी है और मालदीव्स भी है। आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, ए साइंटिस्ट हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री बाय डिगिंग अप ह्यूमन रिमेन्स एंड आर्टिफैक्ट्स। एक साइंटिस्ट होता है, वो भी क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, एक वैज्ञानिक होता है। जैसे वैज्ञानिक हमारे वैज्ञानिक कितनी खोज करते हैं ना हर चीज़ के बारे में, तो वो भी अध्ययन करते हैं मानव इतिहास का कि इतिहास ये चीज़ कितनी पुरानी है, कब हुई थी, तो उन सब के बारे में वो स्टडी करते हैं। स्लैब, ए लार्ज थिक एंड फ्लैट पीस ऑफ स्टोन। स्लेब कहते हैं हम पट्टी को कहते हैं, तो एक बड़ी सी मोटी सी और चपटी सी जो टुकड़ा होता है पत्थर का उसे स्लैब कहते हैं। कोर्टयार्ड क्या होता है, अहाता, बरामदा, एन एरिया ऑफ फ्लैट ग्राउंड आउटसाइड दैट इज पार्शली और completely surrounded by the walls of a building। हाँ ठीक है, चलो। तो बरामदा अहाता क्या होता है, एक चपटा जो होता है जमीन का जो एक क्षेत्र होता है जो बाहर की तरफ हमारे होता है, जो चारों तरफ जिसकी दीवार खींची हुई होती है बिल्डिंग्स की, तो उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम कोर्टयार्ड कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जिसके चारों रूम्स बने हुए होते हैं, बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं। ओके, फ्री स्टैंडिंग, ए स्ट्रक्चर दैट स्टैंड्स विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी अदर स्ट्रक्चर। फ्री स्टैंडिंग कौन सा होता है, एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाया गया हो जो बिना किसी सहारे के
किसी दूसरे के सहारे की खड़ा हो, उसे फ्री स्टैंडिंग कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमर, ए साइंटिस्ट हु स्टडीज हेवनली बॉडीज। एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं? खगोल विज्ञानी होते हैं ना, तो वो वैज्ञानिक होते हैं जो कि अध्ययन करते हैं हेवनली बॉडीज का करते हैं, ठीक है, जो आकाशीय जो आकृतियां होती हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। लेट्स कनेक्ट। लेट अस नाउ लर्न टू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स अगो एन इवेंट टू प्लेस। अब देखिए, आओ हम यहाँ सीखते हैं गणना करना कि कैसे ईयर्स को मतलब पहले ये स्थान लिया था। एज एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक द ईयर टू बी 2000. Now suppose an important event took place 400 BC. To calculate how many years before the event happened, as well did 400 to 2000. अब 400 प्लस 2000 करेंगे तो 2400 ईयर्स हो गए। ओके, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। टू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स बिफोर डिड एन इवेंट इन 400 CE। अब देखिए 400 BC था तो हमने क्या किया, उसको प्लस किया, लेकिन अब CE आ रहा है तो टेक प्लेस, वी विल सब्ट्रैक्ट 400 फ्रॉम 2000। अब 2000 माइनस 400 प्लस 1600 ईयर्स। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया, CE में आंसर आ गया और वो BCE में आंसर आ रहा था। नेक्स्ट, now look at the timelines of the Indus Valley civilization and the Gupta Empire given in this chapter. अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना, अंडरलाइन करना है टाइमलाइन के बारे में, वो हमें बताना है। जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है और गुप्त एम्पायर के बारे में भी रीड किया है। तो फर्स्ट है कैलकुलेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड। अब देखिए हमें ये बताना है, एक सही समय बताना है जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को मतलब ये कहा जाए कि अस्तित्व में कब आई। तो कब आई थी ये? 1500 ईयर्स बिफोर, मतलब जब आई थी उस समय आई थी, तो है ना, तो इतने साल पहले आई थी। हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन केम टू एन एंड। अब ये कितना समय पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसकी समाप्ति हुई थी, तो कितने समय पहले? 3517 ईयर्स एगो। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द गुप्त रूलर्स रूल इन इंडिया। देखिए कितने समय तक गुप्त साम्राज्य के जो थे शासक थे उन्होंने भारत पे शासन कब तक किया? उन्होंने किया 230 ईयर्स। कब किए तक किया? 230 ईयर्स तक। नेक्स्ट है हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड द गुप्त एम्पायर स्टार्ट। तो कितने साल पहले मतलब गुप्त साम्राज्य जो था ये स्टार्ट हुआ था? 1697 ईयर्स। ओके, इससे पहले किया था, तो 1697 ईयर्स अगो। हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड द गुप्त एम्पायर कम टू एन एंड। कितने समय पहले जो गुप्त साम्राज्य था वो किसमें हुआ, मतलब उसमें समाप्ति पे आया था, तो कितने समय पहले की बात है? तो 1467 ईयर्स अगो। ओके, नेक्स्ट, वी केयर। You can read how the Indus Valley civilization and took efforts to keep their surrounding clean. Discuss 5 ways in which you can keep your home and your neighborhood clean. अब देखिए यहाँ पे आपको 5 ways बताने हैं जिससे आप अपने घर को और अपने आसपास की जो नेबरहुड होता है उनको क्लीन रख सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि 5 कौन कौन से हम चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम इनको अपनी चीज़ों को क्लीन रख सकें। यू कैन कीप योर होम एंड द नेबरहुड क्लीन बाय, मतलब आप अपने घर को और अपने पड़ोसियों के जो नेबरहुड होता है अपने पड़ोस में होते हैं उनको साफ रख सकते हैं। किसके थ्रू रख सकते हैं? हम इसमें हमें 5 वेज बताने हैं। तो आप क्या क्या कर सकते हो? थ्रोइंग वेस्ट इन द डस्टबिन्स, जो भी हमारा जो वेस्टेड होता है, वेस्ट जो चीज़ें होती है उसको आप कहाँ फेंक सकते हैं? डस्टबिन में डाल सकते हैं।
ओके, तो throwing waste in the dustbins. Okay, understand? Next, not letting water to get collected in and around by my class. मतलब क्या करना है आपको, क्या करना है कि जैसे आप आसपास के जो क्षेत्र होते हैं आपको वहाँ पे क्या करना है कि पानी को कलेक्ट नहीं होने देना है। ये नहीं कि पानी को इकट्ठा कर लिया और ऐसे कर लिया, तो ये भी आपको नहीं करना है, तो ना आसपास, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास की लोकेलिटी में होगा ये सब कुछ, नेबरहुड में होगा, तो हमारी जो आसपास का जो एरिया है वहाँ पे मॉस्किटोज वो हो जाएंगे। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का वो कैसा होगा, क्लीन रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, वो गंदा हो जाएगा। तो आप सबको भी ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नॉट बर्निंग ड्राई लीव्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल। आपको क्या करना चाहिए कि आपके पड़ोसियों को भी करना चाहिए और आपको भी, कि कभी भी हमें ये जो ड्राई लीव्स होती है ना उसको बर्न नहीं करना चाहिए, और अदर वेस्ट मटेरियल्स को भी हमें बर्न नहीं करना चाहिए। स्टॉपिंग द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि हमें जो ये पॉलीथीन बैग्स है ना इसका यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, तो अवॉइड इट, आप सबको इसको अवॉइड कर देना चाहिए। नेक्स्ट है प्लांटिंग ट्रीज, जो पेड़ों को उगाते करते हैं उसे हम प्लांटिंग ट्रीज कहते हैं। तो अंडरस्टैंड, समझ गए आप सभी। तो आज हमारा जो चैप्टर है थर्ड, आवर ग्लोरियस पास्ट, वो कंप्लीट होता है। तो देखिए हमारा जो इन पास्ट था वो कितना शानदार रहा है। देखिए इसमें सभ्यता के बारे में, इनकी चीज़ों के बारे में है, तो कितना अच्छा रहा ना। तो ओके, तो लेट्स रिमेंबर। तो आज थोड़ा सा हम क्यों रिविजन भी ले लेते हैं कि हमने जो भी चीज़ों को रीड किया है। तो फर्स्ट क्या है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट डेवलप्ड अराउंड रिवर इंडस इन द फर्स्ट नॉन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो विकसित हुई थी इंडस नदी के किनारे पे। तो फर्स्ट नॉन सिविलाइजेशन, ये पहली सभ्यता थी जिसे जाना गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में। Indus Valley civilization grew roughly between 3000 BC and 1500 BC, and the Gupta Empire existed between 320 CE to 550 CE. ओके, तो ये अगर हम देखिए करें तो हमारी जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 BC एंड 1500 BC के बीच में रही थी, और गुप्त एम्पायर कब अस्तित्व में आया था, 320 CE एंड 550 CE के बीच में। द गुप्त रूलर सेट अप देयर कैपिटल एट पाटलिपुत्र नियर रिवर गंगा। गुप्त रूलर से कहाँ पे अपनी कैपिटल स्थापित की थी, पाटलिपुत्र में, जो कि मतलब गंगा नदी के किनारे पे। द इंडस वैली पीपल वर एक्सीलेंट टाउन प्लानर, बहुत ज़्यादा शानदार टाउन प्लानर थे। They built important buildings at a high platform, and high walls were built around it to keep the building safe from the floods and enemies. ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी जो भी अच्छी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हुआ करती थी उनको एक ऊंचे प्लेटफॉर्म से बनाते थे और चारों तरफ बहुत ज़्यादा ऊंची दीवारें बना देते थे, ताकि क्या हो पाए, बाढ़ से भी सुरक्षित हो पाए और शत्रुओं से भी सुरक्षित रह पाए। The streets of the Indus cities were built in such a way that they could be clean on their own by the winds, and they also had an excellent drainage system. अब देखिए उनकी इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, उनके जो शहर थे उनमें गलियां बनी हुई थी, वो एक तरीके से बनी होती ताकि वो अपने आप हवा से साफ हो जाए, और एक शानदार उनकी नालियों की व्यवस्था भी थी। ओके, द हाउसेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर मेड ऑफ सन ड्राइड और बैक्ड ब्रिक्स। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके जो भी हाउसेस बने हुए थे वो सन ड्राइड और बैक्ड ब्रिक्स से बने होते थे। द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स एक्सीलेंट इंजीनियरिंग। मोहनजोदारो पे जो बात पाया गया था उसमें बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट इंजीनियरिंग की गई थी। गुप्त किंग्स वर द फर्स्ट टू बिल्ड हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स। पहली बार गुप्त राजाओं ने क्या किया था, हिंदू और बुद्ध धर्म के टेम्पल्स एक साथ बनाए थे। अर्लियर दे मैड square and flat roofed rock temples, but later they started using stone and brick to make circular, rectangular and square temples with towers. देखिए पहले तो वे वर्गाकार बनाते थे और फ्लैट रूफ वाली चट्टानों पे मंदिर बनाते, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे
पत्थरों का यूज़ करने लगे, ईंटों का यूज़ करने लगे और सर्कुलर में और रेक्टेंगुलर में और स्क्वायर में टेम्पल्स बनाने लगे विद टॉवर के साथ, है ना, ठीक है। द आयरन पिलर इन दिल्ली बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड हैज़ नॉट गॉट एनी रस्ट टिल डेट। अब देखिए आयरन पिलर के बारे में हमने पढ़ा था कि एक दिल्ली के अंदर ऐसा पिलर जिसमें कभी भी जंग नहीं लगी है, रस्ट नहीं लगा है। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजरमेंट्स वर यूज्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है कि ऐसे हम ये कहें कि हम ड्रेस पहन के जा रहे थे। यूनिफॉर्म का वर्ड क्या यूज़ किया कि देखिए नापने के लिए भी तो एक सही मात्रा वाले वजनदार होनी चाहिए, नहीं होते वेट होते हैं, तो वो यूनिफॉर्म में होनी चाहिए, यानी सही रूप में बनाए गए थे और नाप के लिए भी सही बनाए उन्होंने। तो यूज्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग करते हैं। ओके, आर्यभट्ट, ब्रह्मीरा एंड ब्रह्मगुप्त वर द वेल नोन एस्ट्रोनॉमर्स एंड मैथमेटिशियंस ऑफ द गुप्त पीरियड। आर्यभट्ट जो थे और ब्रह्मीर थे और ब्रह्मगुप्त जो थे वो बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे और गणितज्ञ थे गुप्त पीरियड के। द गुप्त रूलर्स बिल्ट हॉस्पिटल्स टू टेक केयर ऑफ द सिक। गुप्त राजाओं ने क्या किया था, हॉस्पिटल को भी बनाया ताकि बीमारों की देखभाल हो सके। Both internal as well as foreigner trade was carried out in the Indus Valley civilization in well as the Gupta period। दोनों ही जो आंतरिक में भी और विदेशी में व्यापार जो था बाहर जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता का, और उसी तरह से गुप्त पीरियड में भी अच्छा व्यापार होता था। ओके, तो ये चैप्टर हमारा जो है 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आगे का चैप्टर लेंगे या प्रैक्टिस बुक करेंगे पहले, उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो डेली आपको क्लासेस लेनी है। ओके एंड थैंक यू।